यूएस जो है वो डॉलर को एक तरह से वेपनाइज कर चुका है। यूएस को डॉलर की वजह से एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल एडवांटेज मिलता है, जो कि उसकी मिलिट्री पावर से भी ज्यादा बड़ा नुकसान करता है। जो देश यूएस के हिसाब से नहीं चलते हैं, यूएस चाहे तो डॉलर की मदद से रातों रात उस देश की इकोनॉमी को जमीन पे लाके खड़ा कर दे। एक्चुअली यूएस क्या करता है, यूएस सैंक्शंस लगा देता है। आपने न्यूज में भी कई बार सुना होगा कि यूएस ने इस देश पे सैंक्शन लगा दिया या इस पर्टिकुलर चीज पे सैंक्शन लगा दिया। यूएस दो तरीके से सैंक्शन लगाता है, एक प्राइमरी सैंक्शन, दूसरा सेकेंडरी सैंक्शन। प्राइमरी सैंक्शन में यूएस क्या करता है, अपनी कंपनीज, इंस्टीट्यूट और जो सिटीजन हैं उनसे उस पर्टिकुलर कंट्री के साथ बिजनेस करने के लिए साफ साफ मना कर देता है। तो यूएस की जो कंपनीज होती हैं वो उस कंट्रीज से पीछे हट जाती हैं, और यूएस की जो कंपनीज है जब ऐसा करती हैं उसके साथ साथ यूरोप की जो कंपनीज होती हैं वो भी पीछे हट जाती हैं, और इससे होता यह है कि उस पर्टिकुलर कंट्री का जो शेयर मार्केट है वो गिरता है, इन्वेस्टमेंट रुक जाती है। नुकसान के चक्कर में सैंक्शन लगे हुए देशों में कोई भी इन्वेस्ट नहीं करता है। यूएस और यूरोप की जो कंपनीज है पूरे वर्ल्ड के अंदर इनका बहुत बड़ा इंफ्लुएंस है। जब ये किसी कंट्री से पीछे हटती है तो इनको देख के बाकी देशों की जो कंपनीज होती हैं वो भी इन्वेस्ट करने से भागती हैं, क्योंकि यूएस जब सैंक्शन लगाता है तो पता नहीं बात कहां पे जाके रुकेगी। कोई बड़ी बात नहीं कि आगे चल के स्विफ्ट बैन भी लग जाए, जैसे रशिया के केस में किया था इन्होंने। रशिया को स्विफ्ट नेटवर्क से बाहर कर दिया था अभी ये जो यूक्रेन वॉर हुई थी इस टाइम पे। और ऐसे केसेस में बड़ी से बड़ी कंट्री और उसकी कंपनीज जो होती हैं वो जमीन पे आके गिर जाती हैं, क्योंकि वो कंट्री हो और उसकी कंपनीज हो वो माल ही नहीं बेच पाती हैं, और माल बेच भी दे तो पैसे ही ट्रांसफर नहीं हो पाता है। दूसरा यूएस क्या करता है, सेकेंडरी सैंक्शन लगाता है। जिस कंट्री के ऊपर सैंक्शन लगा हुआ है उस कंट्री से जो ट्रेड करेगा उस पे भी सैंक्शन लगता है, इसको सेकेंडरी सैंक्शन कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो जो कंट्री है जिस पे सेकेंडरी सैंक्शन लगा हुआ है वो पूरे इंटरनेशनल ट्रेड से आइसोलेट हो जाती है, उसकी फंडिंग रुक जाती है। जैसे ईरान के ऊपर हुआ, इन्होंने सेकेंडरी सैंक्शन लगा दिया था ईरान के ऊपर। इंडिया को फायदा था ईरान से तेल लेने में, लेकिन फायदा होने के बाद भी इंडिया ईरान से तेल नहीं खरीद पाया, जबकि आगे चल के ईरान ने और सस्ते कर दिए। जो मार्केट में जो तेल के प्राइसेस थे उससे सस्ते में दे रहा था, लेकिन उसके बाद भी इंडिया नहीं ले पाया था। तो बेसिकली अगर आप देखा जाए तो लड़ाई यूएस और ईरान की थी, सैंक्शंस जो लगे थे वो ईरान पे लगे थे, लेकिन उसका नुकसान उन कंट्रीज को भी झेलना पड़ता है जिनका इस पूरे कन्फ्लिक्ट से कोई मतलब ही नहीं होता है, और बिना कुछ गलत किए उन देशों में भी इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। और ये जो एडवांटेज है ये सिर्फ और सिर्फ यूएस को ही मिलता है। अगर इंडिया चाहे तो इंडिया भी सैंक्शन लगा सकता है, अनाउंस कर दे कि पाकिस्तान के ऊपर हमने सैंक्शन लगा दिया, लेकिन ग्लोबल मार्केट में रुपीस की जो डिपेंडेंसी है वो है ही नहीं। ना ही इंडिया के पास कोई स्विफ्ट नेटवर्क जैसा सिस्टम है। अभी यूपीआई आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन अभी उसमें टाइम है। इसीलिए इंपैक्ट जो होता है वो यूएस के जो सैंक्शंस होते हैं उसका सबसे ज्यादा होता है। पूरे वर्ल्ड में यूएस के सैंक्शंस की जो कॉस्टिंग है वो बहुत भारी पड़ती है लोगों पे। अभी रशिया के ऊपर जब यूएस ने सैंक्शन लगाया था तो सारी कंट्रीज पीछे हट गई थी, लेकिन इंडिया ने फिर भी रशिया से ऑयल खरीदा था। एक्चुअली यूएस को इंडिया को थोड़ा झेलना पड़ता है चाइना की वजह से। ऐसा इसलिए क्योंकि यूएस इंडिया को चाइना के काउंटर के लिए देखता है, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं हुआ इंडिया के साथ। लेकिन अगर कोई और कंट्री ऐसा करती तो वो दिक्कत में पड़ती। तो कहने का मतलब यह है कि यूएस की जो मिलिट्री पावर है उससे ज्यादा उसकी इकोनॉमिक पावर जो है वो दिक्कत देती है, और इस इकोनॉमिक पावर को अगर कोई वीक करने की कोशिश करता है तो इनकी मिलिट्री पावर निकल के आती है, और इस चीज का फिलहाल तो किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन बाइडेन ने रशिया के ऊपर ये जो स्विफ्ट बैन लगाया अभी यूक्रेन वॉर पे, ये एक तरह से एक्सपर्ट का मानना है कि ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा ही है, क्योंकि इससे सिर्फ रशिया के ऊपर ही सैंक्शन नहीं लगे, बाकी सबका भी बहुत नुकसान हुआ। और यही रीजन है कि बाकी देश भी जो है वो ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं इस पर्टिकुलर चीज का। पिछले कुछ महीने से बाकी देश भी इस सैंक्शन से परेशान होकर, जैसे चाइना, रशिया, अर्जेंटीना, ब्राजील से लेकर साउथ अफ्रीका तक, सब अपनी डॉलर के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी तरीके से छोड़ना तो अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और न्यूज में इसको नाम दिया गया है डी डॉलराइजेशन। चाइना ने अपने यूएस के जो बॉन्ड है उनको कम कर दिया, उनको बेच दिया अभी फिलहाल में। इराक जो एक बहुत बड़ा ऑयल सप्लायर है उसने कहा हम युआन में ऑयल बेचेंगे। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी स्टेटमेंट आया कि वो लोकल करेंसी में ट्रेड बढ़ाएंगे। सऊदी और चाइना ने अपनी पहली ट्रांजैक्शन युआन में की, जिसकी वजह से यूएस काफी परेशान भी हुआ। बैक टू बैक मीटिंग भी हुई यूएस और सऊदी में। रशिया ने भी अनाउंस किया है कि वो ऑयल से आए हुए पैसे को युआन करेंसी में रिजर्व करके रखेगा। इंडिया, यूएई, इन्होंने भी एग्रीमेंट किया है कि हम अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगे। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूएस को इस तरीके से बाहर करना पॉसिबल नहीं है। ऐसा हर 10-15 साल में जब सारी कंट्रीज जोश में आती हैं तो करती हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पाता। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो एक युआन और दूसरा है ब्रिक्स शेयर्ड करेंसी, ये दोनों हैं जो डॉलर का ऑल्टरनेटिव बन के निकल सकती हैं, उसको कंपटीशन दे सकती हैं। देखिए ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन्होंने मिलकर ब्रिक्स बनाया है। नेक्स्ट ईयर इसमें अभी और भी देश जुड़ेंगे। तो इसमें इन्होंने ये कहा है
कि ब्रिक्स के जो देश हैं उनकी जो करेंसी है उस सबको मिला के ये एक डॉलर का ऑल्टरनेटिव बनाएंगे। जैसे अभी क्या होता है, आईएमएफ के अंदर एक एसडीआर होता है जिसमें ये होता है कि जो करेंसीज हैं उनकी वेटेज होती है, पॉइंट्स होते हैं। जैसे यूएस डॉलर का जो वेटेज है वो 43 है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रेड पावर और बहुत सारी चीजें देख के पॉइंट मिलते हैं। ऐसी ब्रिक्स कंट्रीज कह रही हैं कि वो सारे देशों की करेंसी मिला के इसी वेटेज सिस्टम की तरह एक करेंसी बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे ब्रिक्स करेंसी और बीटा का उसका सिंबल होगा। अब ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये तो टाइम बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए यूएस डॉलर जो है उस पे हमारी डिपेंडेंसी जो है वो बनी हुई है।